नमस्कार बच्चों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका पेपर। विज्ञान विषय है, कोड है 824 BL। ठीक है, ये आपका यूपीएमएसपी पे पेपर दिया जाता है, यानी गवर्नमेंट पहले से ही दे देती है कि ये एक सैंपल है, ये एक पैटर्न है, इसको कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड का प्रैक्टिस हो जाए, क्या चीज़ आपकी तैयार है और क्या चीज़ नहीं तैयार है। अब आपको इसको कैसे करना है आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसी से लगभग लगभग आपका बोर्ड का पेपर बनेगा 2026 का। पहला क्वेश्चन है बेटा इसमें आपका बहुविकल्पी में खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ऑप्शन बी, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ऑप्शन सी, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। या फिर डी, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है बेटा वो बिल्कुल आपका सही है। क्या है ये? निकट दृष्टि वाला, जिसमें निकट दृष्टि की दोष होता है यानी मायोपिया। इसमें जो होता है पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल सी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा उस पर ध्यान दीजिए। उसमें कह रहा है प्रतिरोधकता में कम परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन ए, पदार्थ परिवर्तित होने पर। ऑप्शन नंबर बी, ताप परिवर्तित होने पर। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर। तो बेटा आपको इसमें बता दें प्रतिरोधकता में कम परिवर्तन नहीं होता। कब नहीं होता आपको बता दें। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर कोई भी परिवर्तन किसमें नहीं होता? प्रतिरोधकता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आप देखेंगे प्रश्न संख्या 3, कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 1 से कम, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1, या फिर ऑप्शन नंबर डी 0। क्या होगा बेटा? आपको बता दें बेटा इसमें 1 से अधिक होगा। 1 से अधिक यानी ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा? बहुत ध्यान से देखिए बेटा। ठीक है, इसमें जो है आपका आप जानते हैं कि आपतन किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है, इसे आई और आर से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आई जो है वो बड़ा होता है आर से, यानी कहने का मतलब आपतन कोण जो है वो आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि आई जो है वो बड़ा होता है आर से, तो इस वजह से जो है अपवर्तनांक जो होगा आपका वो आपका 1 से अधिक होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है चौथा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या? ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर है आपका ए, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। या फिर बी, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। या फिर सी, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है। या फिर डी, वायु में तीव्रतम गति से चलता है। तो इसमें आपको बता दें क्यों वो होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। क्यों? धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रतिकीर्णित होता है। ठीक है, अगला देखिए बेटा आप जो पांचवा है आपका, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर हैं पर अभिसारित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान आकार प्रतिबिंब बने? ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे आप, अभी हम आपको करके बताएंगे बाकायदा। इसमें देखिए दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कि ये आपका क्या हो गया? एफ। यहीं पे हम लगा देते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी करिएगा। तो यह हो गया आपका एफ बराबर हो गया है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर अवतल दर्पण है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए आपको
क्या निकालना है बेटा, इसका आकार का प्रतिबिंब बने, कितने आकार का। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आप निकालेंगे c इक्वल टू 2f, तो ये हो गया 2 × 15, तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आपका c हो गया, ठीक है, ऐसे लगाएंगे आप, बिंब को दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूरी पर, तो ये बी वाला बिल्कुल सही हो गया। हमने आपको लगाकर भी दिखा दिया, देखिए ये लगा हुआ है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 वोल्ट 1000 वाट, ठीक है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी, शक्ति निकालना है। ठीक है, तो शक्ति का फार्मूला क्या होता है आपको बता दें कि इसमें दिया है आपको वोल्ट दिया है, फार्मूला होता है R इक्वल टू P²/T। ठीक है, B क्या है आपको ये बता दें, B जो है आपका वोल्टेज है, ठीक है, और P क्या है, शक्ति है, और R क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको R निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेटा देखिए B क्या है आपको पता है 220 है, तो 220 का स्क्वायर बटे, और आपका P शक्ति कितनी है बेटा, आपकी शक्ति है 100, कितनी है 100 वाट। ठीक है, और यहाँ पे इसको कट करेंगे तो आपको बता दें कि 220 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 484,000 बटे में 100, ये कट जाएंगे, तो ये जो आपका प्रतिरोध निकल कर आया है वो निकल कर आया है प्रतिरोध बराबर 484 ओम। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा था शक्ति। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है P इक्वल टू B²/R। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहीं पे आगे कर देते हैं बेटा, तो P² यानी P बराबर B² का मतलब आपका हो गया सेम वही 110, सॉरी यहाँ पे देखिए कितना है 110, अब कितना है 110, तो यहाँ पे लिखेंगे 110 का स्क्वायर बटे में R, अभी आपने निकाला कितना निकल कर आया 484, 110 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 11 का कितना होता है, 2 जीरो लगा दीजिए, 484 नीचे लिखिए, इसे जब कट करेंगे तो आपका आएगा 25 वाट, कितना आया 25 वाट। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे प्रतिरोध और फिर निकालेंगे पावर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकाल यानी परिपथ को खोलकर क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचें तो ये रेखाएं होंगी कैसी, ये देखिए चित्र आपका दे रखा है। ठीक है, आपका है ABCD, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और उसके बाद में क्षैतिज में कह रहे हैं खींचना है प्लग निकाल कर, तो इसमें जो है ऑप्शन आपका दे रखा है सकेंद्रीय वृत्त, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे से समांतर सरल रेखाएं, ऑप्शन नंबर डी बिंदु 0 से निकट सकेंद्रीय वृत्त परंतु दूर जाने पर दीर्घ वृत्ताकार। अब इसमें देखिए बेटा आपको बता दें हम, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा, एक दूसरे से समांतर सरल रेखाओं पर। ठीक है, अगला देखिए आपका है 8वां, यानी 8वां आपका हो गया है, अब ये केमिस्ट्री फिजिक्स के आपके खत्म हो गए, अब शुरू हो रहे हैं केमिस्ट्री के। उपखंड दूसरा जो है, यानी 7 प्रश्न जो हैं आपके भौतिक विज्ञान से आएंगे, अब जो शुरू हो रहा है वो रसायन विज्ञान शुरू हो रहा है। पहला इसका प्रश्न 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माशेषी प्रक्रम है, ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल तथा तनुकरण, ऑप्शन नंबर 2 शुष्क बर्फ का ऊर्ध्व पातन, और ऑप्शन नंबर 3 है जल बाष्प का संघनन, और ऑप्शन नंबर 4 है जल का बाष्पीकरण। तो आपको बता दें कि इसमें जो है आपका आंसर होगा 2 हैं, क्या है बेटा 2। ठीक है, 2 कौन कौन से हैं, 2 में से आप कोई भी एक लगा देंगे आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जे भी सही है, ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर ये भी सही है, तो जो आप लगाना चाहें वहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों एग्जाम्पल कैसे हैं, ऊष्माशोषी प्रक्रम के हैं। तो इसमें जो है आपका कौन सा है, दूसरा और चौथा था, तो दूसरा और चौथा कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, आप डी वाला ब्लैक कर सकते हैं। अगला है आपका 9वां, यानी
नवा क्वेश्चन है कॉलम ए यानी ये वाले में दिए गए प्राकृतिक स्रोत का सुमेल, कॉलम बी इसका मेल इधर करना है, में दिए गए उनके अम्लों से खींचिए। ठीक है बेटा, इसमें आप क्या करेंगे देखिए, इसमें आपको सबसे इजी ट्रिक बताते हैं। देखिए संतरा जो है उसमें वो किस अम्ल में जाएगा बेटा, संतरा का जो होता है वो होता है सिट्रिक अम्ल। किसमें होता है, सिट्रिक अम्ल, यानी पहला वाला जा रहा है आपका तीसरे में। किसमें जा रहा है, तीसरे में। और इमली जो होती है वो आपकी होती है खट्टी, तो यानी हो जाएगा टार्ट्रिक, ये किसमें चला जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल में। यानी दूसरा गया है चौथे में। देखिए इसमें पहला गया है तीसरे में, दूसरा गया है चौथे में, यानी अभी तक तो ए वाला आपका सही हो रहा है। तीसरा देखते हैं, सिरका। सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है उसमें, कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। यानी तीसरा गया है दूसरे में, देखो तीसरा गया है दूसरे में, यानी अभी तक ये पहला वाला सही है। चौथा वाला तो बचा हुआ चौथे में चला जाए, पहले में चला जाए, चौथा वाला पहले में चला गया, तो यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल आपका सही है। अगला देखिए बेटा आप, 10वां है आपका, 10वां है अभिकथन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिटेटिक का एक संगठन है। एक नंबर का है, तर्क दिया गया है क्षारीय होने के कारण यह पेंट में अम्ल की अधिकता और उदासीन करके राहत पहुंचाता है। उपरोक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए वाला है अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। ये अभिकथन है, ये तर्क है। ऑप्शन नंबर बी अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। सी वाला कह रहा है अभिकथन गलत है परंतु तर्क सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। तो इसमें क्या होगा बेटा, आपको हम बता दें, अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिटिक एंटेसिटिक का एक संगठन है, तो ये बिल्कुल उसका तर्क बिल्कुल स्पष्टीकरण जो है वो बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीन तत्व एक्स वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। एक्स कह रहा है 2 है 8, वाई कह रहा है 2 8 7 तथा जेड कह रहा है 2 8 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए वाला कह रहा है एक्स एक धातु है, बी वाला कह रहा है वाई एक धातु है, सी वाला कह रहा है जेड एक अधातु है, और या फिर डी वाला है वाई अधातु है तथा सी एक जेड एक धातु है। तो इसमें क्या होगा आपको हम बता दें, एक्स है 2 8, फिर बाई है 2 8 7, और ये होगा 2 8 16। ठीक है, तो अगर हम एक्स तत्व को जाने तो ये नियॉन होगा। क्या होगा, नियॉन होगा। क्यों, क्योंकि जो ना धातु है और ना अधातु है, ये क्या हो गया, एक्स क्या हो गया, नियॉन हो गया। क्या हो गया, एन आई। ठीक है, एन आई। ठीक है, ये ना धातु है ना ही अधातु है, धातु अधातु दोनों ही नहीं है। उसके बाद 2 8 7, ठीक है, इसमें हो गया आपका बाई, यानी हो गया है इसके बाहरी उपकोष में जो है 7 हैं, तो 7 यानी ये जरूर एक धातु होगी जो कि है क्लोरीन। क्या होगी, क्लोरीन। ठीक है, ये क्या है, एक धातु है। और जेड जो है 2 8 2, 2 8 2, यानी ये क्रम आखिरी में इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन उपकोष में, 2 हैं, यानी ये यहाँ एक धातु है। ये क्या है, धातु है, और जो कि होगी मैग्नीशियम। ठीक है, होगी क्या होगी, मैग्नीशियम। ठीक है, तो बाई एक अधातु है। ठीक है, ये अधातु था आपका, और जेड एक धातु है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है आपका। अगला देखो 12वां, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH क्षारीय क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 किस रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए अपचायक, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक, ऑप्शन सी उत्प्रेरक, या फिर ऑप्शन नंबर डी निर्जलीकरण या निर्जलीकारक। तो आपको बता दें कि ये जो है KMnO4 जो है ये हमारा होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है, पोटेशियम, या आप क्लास 12th में खूब पढ़ेंगे इसको, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको आप खूब पढ़ेंगे इंटर में, पर मैग्नेट। ठीक है, और ये जो है ये एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये एजेंट क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट। तो यानी ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सत्य है। अगला देखिए आप, 13वां क्वेश्चन है आपका,
ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है। सही संरचना सूत्र आपको बता दें, ब्यूटेनोइक का जो होता है C4H8O2 होता है। ठीक है, तो यानी C 4 हों, O हों 2 और H हों 8। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही होगा। 1 2 3 4, ठीक है, कार्बन जो है 4 मिल गए, हाइड्रोजन 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया क्योंकि 8 होने चाहिए, कितने हैं 9। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4, C4 यानी कार्बन 4 हो गए, H गिनने हैं 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और O कितने होने चाहिए आपके, O होने चाहिए 2, 1 2 1 2। ठीक है, अगला देखते हैं, यहां पर जो है आपका विकल्प जो है बिल्कुल सी सही है। क्योंकि इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, ध्यान रखना बेटा। जो है आपका CH3 होगा, फिर CH2 होगा, फिर CH2 होगा फिर से, और फिर होगा COOH। ठीक है, 3 2 5 6 7 और 1 8। ठीक है, इस तरह से टूटेगा। तो पहले C के ऊपर 3, पहले C के ऊपर 1 2 3 हो गए, दूसरे C के ऊपर 2 1 2, तीसरी C के ऊपर 2 1 2, और चौथा जो C है उसके ऊपर 1 होगा, यानी ये यहाँ पर नहीं होगा। कहाँ पर, ये यहाँ पर नहीं होगा, यानी बी वाला गलत मुझे लग रहा है। रुक जाओ, ये वाला देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला, और ये वाला सही है। डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी वाला गलत है। ये वाला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। देखो सी 1 2 3 4 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 8 होने चाहिए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ओ होने चाहिए 2 1 2, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। अब आ गए हैं उपखंड तीसरा, यानी कि बायोलॉजी में, यानी जीव विज्ञान में। 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर। यदि लार में लार एंजाइम इमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी। ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़िए बेटा। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीनों का अमीनो अम्लों से विखंडित होना, या फिर बी स्टार्च का संक्राओं में अब विघटित होना, या फिर सी बसाओं का बसा अम्लों और ग्लिसरोल में विघटित होना, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिनों का अवशोषण। कौन सा सही होगा इसमें से, ध्यान से देखिए और बताइए। जो आंसर होगा वो बेटा आपका होगा बिल्कुल सही, जो होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च का सक्राओं में विखंडित होना। ठीक है, अब देखिए 15वां क्या कह रहा है। 15वां ध्यान से पढ़िएगा बेटा। अभिकथन और वर्णन दिया है। अभिकथन है पहला, कुछ जीव अवायवीय श्वसन करते हैं। वर्णन दूसरा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरूवेट में विखंडन होता है। तत्पश्चात पायरूवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। उपरोक्त अभिकथन तथा वर्णन को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो अभिकथन कह रहा है, पहला वाला जो है सही है, तथा दूसरा वर्णन उसकी सही व्याख्या करता है। ये कह रहे हैं कथन सही है और वर्णन भी सही है। दूसरा कह रहे हैं दोनों कथन गलत हैं। तीसरा कह रहे हैं अभिकथन सही है परंतु वर्णन गलत है। ये कह रहे हैं ये सही है, ये गलत है। डी वाला है वर्णन सही है परंतु अभिकथन गलत है। ये कह रहे हैं वर्णन सही है परंतु ये गलत है। तो इसमें आपको बता दें अभिकथन सही है, अभिकथन जो है वो सही है परंतु वर्णन गलत है, ये चीज गलत है। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। ओके, अगला देखो 16वां। सोलम कह रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, निम्नलिखित दिए गए कॉलम का एवं खा को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, पहला वाला है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय कहाँ जाएगा बेटा, तंत्रिका तंत्र तथा पेशीय उत्तक में। ठीक है, ये वाला पहले का बा में गया है। ठीक है, दूसरा देखिए ऐच्छिक क्रियाएं कहाँ होती हैं। ऐच्छिक क्रियाएं लिखना, बात करना, कुर्सी घुमाना, कार्यक्रम की समाप्ति पर ताली बजाना, ये सब क्या है, कौन सी क्रिया है, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। पार्श्व मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क,
ठीक है, ये देखिए दा में जाएगा, किस में जाएगा बेटा, दा में। क्या होता है, शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी। क्या होता है, पार्श्व मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। अब क्या है, एडिनल हार्मोन। एडिनल हार्मोन जो है अधिभ्रक ग्रंथि है। ठीक है, तो पहले का बा, दूसरे का आ, ये क्या बन रहा है, पहले वाला जो है आ में जा रहा है हमारा, ठीक है, दूसरा वाला जो है वो बा में जा रहा है, और तीसरा वाला जो है वो हमारा जा रहा है दा में, और चौथा वाला जो है हमारा जा रहा है सा में। तो ऐसा कथन जहां पे आपको ऑप्शन मिले वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो सही होगा यहाँ पर, पहला वाला बा, पहला वाला बा में। एक मिनट रुक जाओ, मैच कर लें हम, क्योंकि पेज पलटना पड़ा। चौथा सा में जाए, चौथा सा में दो है, ठीक है, और दा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, बी वाला बिल्कुल सही है। अगला देखिए बेटा आप, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो, निम्नलिखित चित्र ए का अंडाशय से किस भाग को दर्शाता है। कह रहे ए जो है वो अंडाशय के भाग की पहचान करो। ए जो है वो क्या है, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या है बेटा, आपको बता दे, बीजाण है। क्या है, बीजाण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल सही है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आप समझ गए होंगे। अगला देखिए 18वां, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे आर आर वाई वाई और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे आर आर वाई वाई में संस्करण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे। F1 के बीज कैसे होंगे, आपको बता दें बेटा, F1 के बीज जो हैं आपको कैसे हो जाएंगे, गोल और पीले हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, गोल और पीले हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ये भी हम आपको बता दें, जब गोल तथा हरे रंग के बीज वाले और झुर्रीदार पीले रंग के बीज वाले पौधों में संकरण कराया जाएगा तो F1 की सभी बीज कैसे होंगे, F1 की पीढ़ी मतलब कैसी हो जाएगी, गोल और पीले। कैसे हो जाएंगे, गोल और पीले हो जाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 19वां है वो क्या है, 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र किसके किससे संबंधित है। ये 1 2 3 4, यानी ये है तो अमीबा। क्या है, अमीबा। तो ये किस, ये तो अमीबा ही है, डायरेक्ट उन्होंने पूछ लिया, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं, अमीबा में पोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, देखिए ये चीज़ थी, इसने अंदर खींच ली, ये खींच लिया, और फिर ये खाने लगा उसको, ठीक है, और ये पाचन कर लिया। तो ये क्या है बेटा, अमीबा में पोषण। यहाँ लिखोगे अमीबा, ये क्या चीज़ दिखा रहा है, अमीबा में पोषण दिखा रहा है। तो आपको जहां ऑप्शन दिखे बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला देखिए बेटा, ऊर्जा प्रवाह होता है, ऊर्जा प्रवाह होता, ऑप्शन नंबर ए है बहुदिशीय, दिशीय, एक दिशीय, एक दिशक और तीन दिशक, और फिर इनमें से ये सभी। तो इसमें क्या होगा, एक दिशक, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। अब आपको बताते हैं वर्णात्मक, यानी 50 नंबर आप कैसे करेंगे। ठीक है, 50 नंबर कैसे करोगे, बहुत ध्यान दीजिए बेटा, 50 नंबर आप कैसे ला सकते हैं इसमें, पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं, उसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। हो सकता है इसमें से कई क्वेश्चन आपके 2026 बोर्ड परीक्षा में आ जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट देती है, वरना देने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया खंड बा, वर्णात्मक प्रश्न। उपखंड पहला, यानी कि ये आपका फिजिक्स का होगा। नीचे दी गई सारणी सारणी को उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक आकार के संदर्भ में पूर्ण कीजिए। आधे आधे नंबर के हैं, कितने होंगे बेटा, 4 हैं। तो ये होगा 1 नंबर, ये हो गया 2 3 4, 4 नंबर मिलेंगे 4 बताने पर। ठीक है, कितने मिलेंगे, 4 नंबर, और हर एक में दो दो चीजें करनी होंगी, दो 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 बताने होंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे आप देखिए ध्यान से। पहला क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे उतने ही ध्यान से आप वहां पे आराम से नंबर इजीली ला सकते हैं। करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। पहला वाला क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले तो ये समझ लीजिए आप। पहले कह रहा है आपसे कि बिंब की स्थिति, यानी आपकी ये दे रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति दे रखी है, बिंब मतलब वस्तु की, ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति यहां पर है, प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज यहां पर, प्रतिबिंब की प्रकृति यहां पर। अनंत पर वस्तु रखी होगी तो क्या होगी, फोकस जो है F2 पर है।
ठीक है, क्योंकि ये उत्तल लेंस के संबंधित है। किससे है? उत्तल लेंस से संबंधित। तो प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज कैसा होगा बेटा? अत्यधिक छोटा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अत्यधिक छोटा, या फिर लिख दो बिंदु के आकार का। तो यहाँ पे लिखेंगे, नीले पेन से लिखते हैं ताकि आपको और भी अच्छा समझ में आए। क्या होगा बेटा? यहाँ पर बिंदु के आकार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंदु के आकार का। बहुत छोटा, मतलब वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं वास्तविक तथा बी। यहाँ पे क्या होगा? वास्तविक तथा क्या होगा? ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि उत्तल लेंस है तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं वस्तु जो है वो आपकी रखी 2f1 पर। किस पे रखी है? 2f1 पर। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है? जाके 2f2 पर। तो प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज क्या होगा? यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिए, साइज क्या होगा? समान, बराबर। क्या रखेंगे? वस्तु और प्रतिबिंब बराबर बनेंगे, बराबर। ठीक है, बराबर आकार का। वस्तु जितनी होगी उतना ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे है डी, कह रहे क्या होगा? अगर बराबर है तो क्या होगा बेटा? वास्तविक। क्या हो जाएगा? वास्तविक, क्योंकि बराबर है, वो दोनों एक जैसे लगेंगे। वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। F1 तथा वस्तु कहाँ पे है? F1 तथा 2F1 के बीच, फोकस F1। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहे हैं, अब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनेगा? आपको बता दें 2F2 पर। क्या बनेगा? 2F2 से परे, यानी से पीछे। कहाँ पे बनेगा? से पीछे बनेगा। बड़ा अथवा अत्यधिक विवर्तित बनेगा। और F यहाँ पर उससे पूछ रहे हैं। अब आपको पता है कि 2F1 से पीछे बनेगा तो वास्तविक तथा उल्टा ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक तथा उल्टा। ये आपको समझाया गया होगा स्कूल में। ठीक है, नहीं समझाएगा तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझ लें जाके, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फिर क्या है? वस्तु की स्थिति अगर मान लो फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र Q के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी लेंस की ओर होगी बेटा। यहां पे लिखोगे लेंस की और। ठीक है, कॉमा लगा दो यहां, और बिंब के पीछे। ठीक है, बिंब के पीछे। और प्रतिबिंब का साइज, आकार क्या होगा बेटा? बड़ा। क्या होगा? बड़ा। आभासी तथा सीधा रहेगा। ठीक है, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी, नेचर कैसा रहेगा? आभासी तथा सीधा। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, इंद्रधनुष का निर्माण के बारे में बताओ तो 2 नंबर मिलेंगे, और चित्र बनाओगे तो 2। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? पूरे 4 अंक। ठीक है, फिजिक्स का है। आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे इंद्रधनुष निर्माण प्रक्रिया, कि इंद्रधनुष बनेगा कैसे। ठीक है बेटा, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप। आकाश में इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण बनता है। यह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ये कुछ हमारी ये गोल गोल जो है ये हमारी बूंद है। ठीक है, ये श्वेत प्रकाश उस पर पड़ रहा है, ये हमारा नेत्र है। इसमें जो है हमारा, देखिए बेटा ध्यान से, ये अपवर्तन है, इस पे जो है प्रकाश आ रही है और श्वेत प्रकाश में मिक्स हो रहा है। ठीक है, इसमें बगरबी रंग बन रहा है, यानी वो 7 रंग जो प्रिज्म में बनते हैं, और ये लाल रंग उसे पड़ रहा है, ये प्रेषक की अग्र है। ठीक है, और ये आंख से हमें कैसा दिखेगा पूरा? ये क्या दिखेगा? ये हमें दिखेगा इंद्रधनुष बनता हुआ। ठीक है, उस बूंद से क्या होगा? प्रकीर्णन होगा, उसकी वजह से हमें क्या दिखाई देगा बेटा? इंद्रधनुष। ठीक है, अब ये अगर यहाँ पे वो नहीं समझ पा रहा है तो यहाँ पर सचित्र वर्णन कर रहा है, तो इसने चित्र आपने बना दिया। अब वर्णन कर दीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, आपने क्या बताया। ठीक है, देखिए एक बड़ी गोल यानी वर्षा की बूंद दिखाई गई है इसमें, ये बड़ी वाली। ठीक है, ये वर्षा की बूंद है। एक तरफ से सूर्य का श्वेत प्रकाश आता हुआ दिखाया है। ठीक है, ये हमने क्या दिखाया है? ये जो है इधर से जो है आपका श्वेत प्रकाश, वो भी किसका है? सूर्य से आता हुआ, उस पर पड़ रहा है। बूंद के भीतर प्रकाश का 7 रंगों वाला टूटना। अब देखिए बूंद के अंदर जो है वो प्रकाश क्या है? 7 रंग में टूट रहा है, ये यहाँ पर। ठीक है, ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, केंद्र पर उसका, और फिर पीछे की सतह से टकराकर वापस मुड़ना। अब ये गया है, इससे टकराया, अब टकरा के क्या हो? फिर वापस जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे लाल रंग और बैगनी रंग। क्या इसमें हमने रंग देख रहे हैं? लाल रंग और बैगनी रंग विशेषकर हम देखेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या व्यतीत होगा? इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक है, रैम्बो। यहाँ पर ऐसे आप अगर लिखोगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके 4 अंक पूरे हो जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 4 अंक आपको ऐसे मिलेंगे लिखने से। तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा आप,
निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका एक चित्र दिया है जो हाथ का है हमारा, ये अंगूठा, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ठीक है, बीच वाली उंगली, पहली उंगली अंगूठे वा, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो देखिए क्या है। उपरोक्त चित्र किस नियम से संबंधित है? तो आपको बता दें ये किस नियम से संबंधित है बेटा। इसमें आप आंसर डालेंगे। ये सारे क्वेश्चन हमने पहले लिख लिए हैं, आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए। अब दिखाते हैं डायरेक्ट कॉपी पर। तो उपरोक्त चित्र किस नियम से संबंधित है? यह चित्र फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित है। हस्त की तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है? तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। मध्यमा क्या दर्शाती है? मध्यमा जो होती है वो हमें क्या बताती है? यहाँ पर मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ठीक है बेटा। अगला अगर इससे बनेगा, चौथा क्वेश्चन जो है, क्योंकि 4 नंबर के लिए है, इस नियम के अनुसार अंगूठा किस ओर संकेत करता है? अंगूठा चालक पर आरोपित बल या गति की दिशा की ओर संकेत करता है। ये बहुत इजी था आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको ए और बी दोनों करने होंगे। ठीक है, तो आपको बताते हैं, भू संपर्क तार का क्या कार्य है? धातु के आवरण वाले संधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? ये बताओगे तो आपको मिलेंगे 1 अंक मिलेगा आपको। भू संपर्क तार क्या है, और उसके बाद में ये भू संपर्कित बताओगे तो इसमें मिलेंगे 2, टोटल हो गए 3, और 3 अंक इसमें, यानी टोटल 4 वाले दोनों करोगे पार्ट तो आपको कितने मिलेंगे? 6 अंक। कैसे करोगे आइए आपको बताते हैं। अब इसमें आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का ए, कार्य। कार्य क्या है? भू संपर्क तार सुरक्षा का एक ऐसा साधन है जो अल्प प्रतिरोध का पथ प्रदान करता है ताकि अतिरिक्त विद्युत धारा सीधे पृथ्वी में चली जाए। आवश्यकता क्यों है इसकी? धातु के आवरण वाले उपकरणों जैसे प्रेस, फ्रीज को भू संपर्कित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि कभी विद्युत रोधन खराब हो जाए और तार धातु के शरीर को छुए तो हमें गंभीर बिजली का झटका ना लगे। यह उपकरण और उपयोगकर्ता दोनों की सुरक्षा के लिए होता है या सुरक्षा करता है। अब जो बी वाला आपका पार्ट इसमें पूछा जा रहा है उसको बहुत ध्यान से देखिए बेटा, क्योंकि 3 नंबर इसमें मिल गया, 3 नंबर आपके इसमें है। इसमें क्या पूछ रहा है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? संक्षिप्त रूप से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको बहुत इजी आपको मैंने कर दिया है। देखिए बेटा, पहले आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का बी, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी चालक जैसे न्यूक्रोम का तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। विद्युत ऊष्मा ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में इस रूपांतरण को ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसके लिए एक सूत्र है, कैपिटल H इक्वल टू कैपिटल I स्क्वायर कैपिटल R स्मॉल t, जहां जो H है वो ऊष्मा है, I जो है वो धारा है, ठीक है, और R जो है वो प्रतिरोध है, और T हमारा समय है। ये ऐसे करोगे 3 नंबर आपको यहाँ पे, 3 नंबर यहाँ, टोटल होगा 6। देखिए बेटा, बायोलॉजी भौतिक विज्ञान का तो पार्ट हो गया। ठीक है, भौतिक विज्ञान का उपखंड था जो, वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका शुरू हो रहा है उपखंड सेकंड, यानी कि रासायन विज्ञान। कह रहे हैं एक यौगिक सी अणु सूत्र C2H4O2 सोडियम धातु से क्रिया कर एक यौगिक R बनाता है तथा एक गैस मुक्त होती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। यौगिक सी अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल ए से अभिक्रिया 1 पर एक मीठी गंध युक्त यौगिक एस, अणुसूत्र इसका है एस जो है C3H6O2 बनता है। सी में NaOH मिलाने पर R, यह R तथा जल देता है। SnAOH विलयन से अभिक्रिया पर पुनः R तथा A देता है। तो CRAS को पहचानिए। ये आपका एक C को बताने 1, AR को बताने 1, A को बताने 1 और S को बताने 1, यानी टोटल हो गए 4 अंक। कैसे मिलेंगे आपको बता देंगे, NCERT की एक क्रिया विधि है, यानी एक्टिविटी है। ठीक है, तो आपको ये हमने करके नहीं बताया, अगर करके बताया तो आप लोगों ने देखा तो अच्छी बात है। अगर आप लोग नहीं मिल रहा ढूंढने से तो आप क्या करेंगे, आप कुछ भी ना करिए, आप अपनी बुक खोलिए, उसमें एक सोडियम एक जो है हम लोग एक वर्ग बना होगा, उसके अंदर जो है पॉप की साउंड वाला बना होगा। पूरी एक्टिविटी को पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे। अब लिखना कैसे है कि आपको पूरे 4 अंक मिल जाए, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए बेटा, उपभाग सेकेंड डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5 है वो डालेंगे। सी है एसिटिक अम्ल CH3COOH,
कंफर्म। आर जो है देखिए सोडियम एसीटेट है, CH3COONA। ए जो है मेथेनॉल है, CH3OH। एस क्या है, मेथाइल एसीटेट है, CH3COOCH3। ठीक है, इसके अणुसूत्र लिख दिए आपके। एक 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 टोटल होगा 4। कितने होगा, 4। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित का कारण लिखिए। नंबर 1, तांबे के मौलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस को से साफ करते हैं या खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं। 4 दिए हैं, चारों हमने कॉपी पे लिख लिए हैं। उसके उत्तर आपको बताते हैं किस तरह से ये क्यों होता है, इसके कारण यानी स्पष्टीकरण क्या होंगे। प्रश्नोत्तर संख्या छठा डालेंगे। क्वेश्चन आप पकड़ो, मैंने पढ़ के बता दिया, इसका उत्तर सुनिए। तांबे के बर्तन पर बनी क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए, यानी जो काला परत जम जाता है उसे कहते हैं क्षारीय कॉपर, यानी कॉपर कार्बोनेट की परत को हटाने के लिए हम खट्टी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला, ये 1 नंबर आपको उधर मिल चुका है। इधर देखिए, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं। इस्पात मतलब लोहे में मिश्रित धातु। उत्तर में लिखेंगे तांबा लोहे की तुलना में जल से कम क्रियाशील होता है इसलिए। तीसरा है, कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती क्यों। ठीक है, इसमें बताएंगे हम लोग। चांदी का वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाने के कारण ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हवा में सल्फर होता है उसके साथ में ये रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से सिल्वर सल्फाइड बनता है और वो काली पड़ने लगती है। अगला देखिए चौथा वाला, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों ऐसा होता है। टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील होती है इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, देखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। टिप्पणी जरूर आती है। ठीक है, 2 2 2 यानी 2 2 नंबर की हैं, 3 करनी होंगी, 6 अंक मिलेंगे। पहला है विद्युत अपघटनी परिष्करण, दूसरा है विरंजक चूर्ण, तीसरा है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। कैसे करेंगे आइए आपको बताते हैं बेटा। क्वेश्चन तो आपको पढ़ के मैंने सुनाई दिया, उत्तर डायरेक्ट बोलते हैं। पहली वाली हेडिंग है विद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक है, विद्युत अपघटनी परिष्करण वह विधि है जिसमें अशुद्ध धातु को विद्युत धारा की सहायता से शुद्ध किया जाता है। इसमें अशुद्ध धातु एनोड, शुद्ध धातु कैथोड तथा धातु का घोल विद्युत अपघट्य होता है। अशुद्धियां नीचे एनोड कीचड़ के रूप में जमा हो जाती हैं। ठीक है, हो जाती हैं। अगला देखिए दूसरा, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। आगे देखेंगे 2 नंबर और पक्के कराते हैं। विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण एक सफेद पाउडर होता है जिसे क्लोरीन गैस को बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल टॉइज पर प्रवाहित करके बनाया जाता है। इसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने, कपड़ों की धुलाई तथा ब्लीचिंग में किया जाता है। ये आपकी एक रिएक्शन लिखी है, इसको अगर दे दोगे तो पूरे आपको अंक मिल जाएंगे 2। और तीसरा था आपका बेटा, तीसरा आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिक कठोर और भंगुर होते हैं। इसके गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं। ये पानी में घुलनशील होते हैं तथा पिछली अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। ये 2 नंबर आपको इधर मिल जाएंगे। देखिए इसके अथवा में भी चीजें हैं, अगर ये नहीं आप करना चाहते तो और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया है आपका, ये 7वां नहीं करना तो 8वां में हम ये भी आपको करा देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण देनी है। 6 हैं एक एक नंबर के। ठीक है, आपको कैसे करना है आइए आपको बताते हैं। देखिए बेटा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण 6 हैं आपको करनी और 6 नंबर में है, यानी एक अभिक्रिया संतुलित करेंगे आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ठीक है, तो आपको सूत्र पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नहीं पता हो तो अभी सीख लीजिए।
कैल्शियम का हो गया Ca, हाइड्रोक्साइड का हो गया OH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको पता है CO2। ठीक है, अभिक्रिया कराने पर देखिए जल पहले अलग कर लीजिए, जल का H2O अलग निकाल दिया। अब जो बचा उसे लिख लीजिए, क्या बचा, Ca बचा, लिख लिया, C बचा, C लिख दिया, O बचे हैं 3, O3 लिख दिए। दोनों तरफ आपके जो हैं बराबर हो गए, बैलेंस हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला देखिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, सबसे इजी है। जिंक यानी Zn, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, AgNO3, जिंक नाइट्रेट कह रहा है अलग निकाल दो। ठीक है, तो जिंक यानी Zn, नाइट्रेट मतलब NO3 और प्लस सिल्वर मतलब Ag। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, हम यहाँ पर NO3 का होल ट्वाइस ले रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर 2 हमें बैलेंसिंग के लिए लगाना पड़ेगा, और जब इधर 2 लगाए तो Ag भी 2 हो गए, तो इधर Ag में 2 बढ़ा दिए। जब आप इनके काउंटिंग करेंगे तो सारे के सारे इक्वल निकलेंगे, तो ये हमारी हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अगर ये 2 नहीं लगाओ तो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट लिखा, जिंक नाइट्रेट जो है होल ट्वाइस में ही जाएगा। आगे देखें बेटा, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड रिएक्शन यानी अभिक्रिया के बाद में एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, तो एल्यूमिनियम यानी Al, कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2। ठीक है, उसके बाद में एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है तो यानी AlCl। ठीक है, बच रहा है, उसके बाद में कॉपर यानी Cu। अब क्या है, बैलेंसिंग करने के लिए आप अपने तरफ से नंबर बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको पता है कि एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि आपका CH3Cl3 होगा, और कॉपर अलग निकल रहा, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने 2Al करा है, तो यहाँ पे 2 हुआ, और Cl कितने ही इधर देखिए, Cl हो गए आपके 6, 3 2 6, ये हो गए 2 3 6। ठीक है, और कॉपर 3 है, तो यहाँ पे कॉपर के लिए 3 ऐड कर दिए, ये हो गए संतुलित रासायनिक समीकरण आपकी। ठीक है, अगला देखो, चौथा है बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, क्या हो जाएगा, BaCl2। अब पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, सल्फेट मतलब SO4, और पोटेशियम क्लोराइड मतलब कि KCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, बैलेंसी के लिए 2 यहाँ पर ऐड कर लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Cl कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 करा, अब K भी 2 होगा तो K इधर ऑलरेडी 2 है, तो ये होगा आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये अपने पास से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन मतलब H2 और क्लोरीन मतलब Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्या करना, हाइड्रोजन क्लोरीन तो रह नहीं गया, क्लोरीन का मतलब है 2 वहां से हटाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में चाहे आप 2 ऐड करो चाहे नहीं, तो क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, तो HCl, यानी दोनों चीजें क्या है, 2 हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। क्योंकि क्लोरीन जो है अकेला होता तो Cl2 होता, किसी के साथ में जाता तो क्लोराइड अगर है तो Cl अकेला होगा, तो यानी 2 यहां से हटाना है, तो 2 हटाना है तो क्या करेंगे, 2 सामने उसके रख देंगे, तो हो जाएगा 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बिल्कुल सही है, आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। छठा नंबर आप कैसे कंफर्म करेंगे अपने 6 नंबर पक्के करने के लिए, जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट का आप जानते हैं CO3, और जिंक के लिए ZnCO3 हो गया। जिंक ऑक्साइड यानी ZnO आपको अलग देना है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता ही CO2 होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण है, बिल्कुल आपके 6 अंक यहां पर पक्के हो गए हैं। अब शुरू होता है आपका उपखंड 3, यानी कि निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पढ़ लेते हैं ताकि आप और भी अच्छी तरीके से समझ पाएं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें मंद के रूप में माड़ के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। अब इसमें प्रश्न क्या है बेटा, देखिए आपके प्रश्न है, पहला हमें इसमें जवाब देना है,
पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? आपको पता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ये आपका 1 नंबर पक्का हो गया। दूसरा है स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? वो हम आपको अभी लिखा हुआ पढ़ के बता देंगे और ईज़ी बताएंगे, ठीक है। चौथा है पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी बता देंगे। और चौथा है आपका पौधे में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित किया जाता है? वो भी आपको बताएंगे। कैसे बताएंगे देखिए बेटा, प्रश्नोत्तर संख्या 8 है, यानी आपका जीव विज्ञान शुरू हो गया है। पहला प्रश्न था पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि विषम पोषी जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा, पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपका प्रकाश संश्लेषण वाली है, ये आपका कक्षा 6 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित किया जाता है? माड़, आपको उसमें पढ़ा था माड़, यानी माड़ को क्या कहते हैं? स्टार्च। क्या कहते हैं? स्टार्च। पौधों में कार्बोहाइड्रेट यानी माड़ स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा? देखिए, निम्नलिखित दिए गए चित्र ABCD बिंदुओं पर संबंधित भागों का नामांकन कीजिए। इसमें हमें नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। देखिए आप, हम इसी पे बता देते हैं, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो जो ए है, ए में क्या है बेटा? ये है हमारा संग्राहक नलिका। तो यहाँ पे लिखेंगे आप अपनी कॉपी पे जब लिखेंगे तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालेंगे, ABC लिखेंगे, फिर ए के बराबर में आप ये लिखेंगे संग्राहक नलिका, यानी कलेक्टिंग डक्ट नलिका। बी वाला क्या है? ये चीज क्या है? ठीक है, ये जा रहा है इधर से, तो ये आपको बता दें, ये है हेनले का लूप। हेनले का लूप, तो यहाँ पे लिखेंगे हेनले का लूप। सी वाला क्या है बेटा? सी वाला ध्यान से देखिए, आपका है बोमन संपुट, ठीक है, बोमन सपूट। तो यहाँ पे लिखेंगे बोनम संपुट। डी वाला देखिए आपका क्या है बेटा? ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, डी वाला समीस्त, यहाँ पे लिखेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिएगा। फिलहाल आपने के ये बुक का है, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही। 10वां देखिए बेटा आप, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला, उत्पादक तथा उपभोक्ता। दूसरा, हमें बताना द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता में क्या कारण है, स्पष्ट करना है, ठीक है। ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का ये है। 2 नंबर आपको मिलेंगे 10 का वाला करने पर। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम डालेंगे उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। उपभोक्ता, जो भोजन के लिए उत्पादकों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता में क्या अंतर है? द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, उन्हें हम लोग द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। तृतीय उपभोक्ता, जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, मतलब शाकाहारी खाने वाले को जो लोग खा जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? तृतीय उपभोक्ता। अगला प्रश्न है आपका 10, इसमें 2 नंबर आपके हो गए, 2 नंबर इसमें है आपके। तो 2 नंबर इसमें कैसे मिलेंगे? 10वें का खा वाले में देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार होता है? कौन सा रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें लिखेंगे सूर्य के पराबैंगनी किरणों को प्रभाव से ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। ये 2 नंबर आपके इसमें हो गए, यानी 2 और 2 4 अंक पूरे हो गए आपके। अब आपका है 11वां क्वेश्चन, यानी इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। 70 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। वर्णन करने का 3 अंक है और चित्र बनाकर संक्षिप्त वर्णन करने के 3, यानी 6 अंक का है। ये कैसे करेंगे आइए आपको बताते हैं।
क्वेश्चन एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर आप डालेंगे हेडिंग, मानव पाचन प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन। पाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के बड़े अणुओं को सरल और घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है मुख। क्या है बेटा? मुख। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला नंबर मुख है। पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। यह दांत भोजन को चबाते हैं और लार ग्रंथि से निकालने पर एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। दूसरा है ग्रसिका, ठीक है। भोजन ग्रसिका के माध्यम से क्रमाकुंजन गति द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय देखिए, जहां जठर रस निकलता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक पेप्सिन और श्लेष्मा होते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन शुरू करता है यहाँ पर आमाशय में, ठीक है। फिर देखिए बेटा, फिर आपका जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या क्या होता है? यह पाचन का सबसे मुख्य केंद्र है। यहाँ पे इसी में जाएगा। यकृत में क्या करेगा? ये जहाँ इससे होते हुए जाएगा, पित्त रस छोड़ता है जो वसा का एम्लीसीकरण करता है। एम्लीसीकरण, ठीक है। अग्नाशय भी इसी में है, यहाँ से होके अग्नाशय में जाएगा। ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम छोड़ता है जो प्रोटीन और वसा को पचाते हैं। अवशोषण, यहाँ दीर्घ रोम होते हैं जो पचे हुए भोजन को रक्त में अवशोषण होता है यहाँ पर। फिर क्या है? फिर ये बड़ी आंत का कार्य है। बड़ी आंत में पहुंचेगा। यहाँ बिना पचे भोजन से अतिरिक्त पानी का अवशोषण होता है। गुदा, ठीक है। आंत में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो आंत में पचा नहीं है, हजम नहीं हुआ है, वो क्या होता है, हम लोग सुबह जब जाते हैं तो उसको निकाल देते हैं, ठीक है। ये सब था। इसका चित्र आप लोग अपने सरल तरीके जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। आपको ये पूरे 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर देखा तो जरूर मानिए, आप यकीन मानिए, आप कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सीख के गए हैं साइंस में।